वाली फसलों में हमने देखा है कि हम कार्बनिक खेती के माध्यम से अकार्बनिक खेती की तुलना में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं और उससे हमारी लागत कम होगी। जब खेती में लागत कम होगी, उत्पादन बराबर होगा या उससे अधिक होगा, तो हमें लाभ। और आने वाले समय में इतनी सारी बीमारियां बढ़ने वाली है, अगर हम इसी दिशा में बढ़ते रहे तो जितना हम उत्पादन करके पैदा करेंगे, आमदनी बढ़ाएंगे, उतनी हम अस्पतालों में इलाज में खर्च करते जाएंगे। क्योंकि आमदनी को बढ़ाएं और गांव के स्तर पर अधिक से अधिक रोजगारों का सर्जन किया जा सके। ये 4-5 पहलू, क्योंकि मैं भी एक गांव की पृष्ठभूमि में पैदा होकर के कृषि शिक्षा प्राप्त कर, हमें अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सबको समृद्ध करना है। जब हम सब समृद्ध होंगे तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश विश्व गुरु की शाकीय विज्ञान संभाग डॉक्टर बी एस तोमर जी, अध्यक्ष कृषि प्रसार संभाग डॉक्टर सत्यप्रेम जी हमारे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं और सभी किसान भाइयों का पूसा संस्थान की ओर से हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जाड़े का समय है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे ताकि गर्म जल से जाए और हम ध्यान से सत्र पर आगे बढ़ें। सिर पर पगड़ी, कमर में धोती, हल कांधे पर रखा चला किसान, बैल चल रहे आगे आगे, लगते हैं बिल्कुल सीधे साधे, धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान, हल कांधे रख चला किसान। नमस्कार, आप सभी किसान भाइयों बहनों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों का हम संस्थान के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सबको जानकर बड़ा गर्व होगा कि जिस संस्थान में आज आप आए हैं, इसकी भूमिका बड़ी ऐतिहासिक रही है। वो चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे पोषण सुरक्षा की, विगत 118 वर्षों से अधिक इस संस्थान ने कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए कार्य किया है। और आप सब लोग जब गांव में हल चलाते हैं तो खेत में केवल मात्र हल नहीं चलाते, बल्कि भारत की तकदीर की रेखाएं खींचते हैं। और ये संस्थान जहां आप जुड़े हैं, वहां से पद्म विभूषण डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, पद्म भूषण प्रोफेसर बी एल चोपड़ा जी, पद्म भूषण डॉक्टर आर एस बड़ौदा जी, पद्मश्री डॉक्टर बी एल जोशी जी, पद्मश्री डॉक्टर हरभजन सिंह जी ने इस शिक्षा से संस्थान से शिक्षा ली है और कार्य किया है। संस्थान की पूसा बासमती की किस्में हो 1121, 1509, 1718, 1692, 1847, जो प्रति वर्ष देश को 30,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही हो, वो चाहे गेहूं की प्रजातियां हो जो 55 मिलियन टन के उत्पादन में हिस्सेदारी सहभागिता दे रही हो। ये संस्थान अपनी तकनीकों, अपने बीजों, अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा विख्यात रहा है। मैं मंच में अब आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर आर एन पटारिया जी, संयुक्त निदेशक प्रसार, उनके संबोधन हेतु उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूँ। हमारी कहते हैं मौन भूख, ये तो रोटी मिल रही है, मौन भूख यानी कि हमारे देह में संतुलित आहार जा रहा है कि नहीं जा रहा, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके लिए भी हम लोग को काम करना होगा। तो इसी कड़ी में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का, जो आप लोगों को यहाँ तक लाने के लिए प्रयास किया। और उनका मानना है कि जब तक हमारे किसान भाई जब तक नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो उनके खेती की सुधार कैसे हो। और यही सोच के साथ आप लोगों को उन्होंने दिल्ली आमंत्रित किया है। दूसरा संस्थान जैसे वैज्ञानिकों के साथ मिलने का अवसर दिया है। आप सभी यहाँ सबका व्याख्यान सुनेंगे। इसके बाद यहाँ से हम आपका क्षेत्र भ्रमण के लिए कार्यक्रम रखे हैं, जहाँ आप साक्षात देख सकेंगे जो सरसों की उन्नत प्रजाति है या गेहूं की प्रजाति है, चना की प्रजाति है या टमाटर की प्रजाति है, कैसे खेती की जा रही है, किन किन तरह से वहाँ पर काम हो रहे हैं, वो आपको देखने को मौका मिलेगा। उसके बाद 12:30 बजे आप लोग पूसा मेला का हमारा एक ग्राउंड है, स्थल है, जहाँ की हम लोग हर वर्ष पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन करते हैं। वहाँ आप लोगों का भोजन की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ सुनने के बाद, जगह जगह घूमने के बाद आप 12:30 बजे वहीं पहुंच जाएंगे। वहाँ आप लोग पैसा उड़ा देते थे, कुछ कमा के लाए, आधा घर में खेती में दिए, बाकी वो हरिया में लगा। तो ये चीज उन्होंने महिलाओं ने रोका। तो डॉक्टर कुमार जी सही कह रहे थे, महिलाओं को कैसे समृद्ध करना है। तो आज आप दोनों आए हैं, महिलाएं आए, पुरुष आए हैं, नए तकनीकों को सीखिए और अपने वापस जाकर अपने खेत पर करिए और समूह में काम करिए, ताकि आपका जो नया उत्पाद हो बाजार में अच्छा भाव मिले। और मुझे उम्मीद है चंद्रशेखर जी पूरी प्रयास करेंगे कि कैसे आप लोग वहाँ मांसाहार ना करने वालों की संख्या तो बहुत अधिक हो सकती है। इसमें सबसे पहला नाम मेरा ही आता है। मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ और दुनिया में बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं। आप भी अधिकांश से शाकाहारी होंगे। कोई एक आध अवसर होगा कोई आदमी कभी मांसाहार ग्रहण करता होगा।
तो संसार में अधिकतर लोग शाकाहारी, और जितने भी प्राणी हैं, ईश्वर ने जो प्राणी इस प्रकृति में दिए हैं, आप अधिकांश पक्षियों को देखिए, पशुओं को देखिए, जीव जंतुओं को देखिए, अधिकांशतः शाकाहारी। और जो शाकाहारी पशु हैं उनकी उम्र देखिए, आप हाथी की उम्र आके शाकाहारी है, उसकी उम्र देखिए। और हमारे ऋषि मुनि जो पूर्णतः शाकाहारी, उनकी उम्र देखिए। ऐसे भी आज भी हमारे देश में ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो 100 वर्ष से अधिक की आयु का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर उनकी पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो वे 100 वर्ष से अधिक आयु जीने वाले अधिकांशतः लोग पूर्णतः शाकाहारी हैं। आप अपने क्षेत्रों में मूल्यांकन करिए। मेरे परिवार में मेरे नाना जी थे, 105 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद उनका निधन हुआ, और वो पूर्णतः शाकाहारी थे, पूर्णतः अपने आश्रित थे, किसी के ऊपर निराश्रित नहीं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 2-3 पहलुओं पे ध्यान देने की जरूरत है। हमारा देश दुनिया के विकासशील देशों में आता है, अभी भी हम विकसित राष्ट्र नहीं बने। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है, विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु बनना, उसके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। कैसे बनेंगे? कहने मात्र से हम विश्व गुरु तो नहीं बन सकते। हमें सबको काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सबको समृद्ध करना पड़ेगा। जब हम सब समृद्ध होंगे तभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश विश्व गुरु की बनने की आगे अग्रसर होगा। और इन सब उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता है। बिना विज्ञान के, वैज्ञानिक जानकारी के, विज्ञान के हम ये सारी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें जो बहुत सारी विश्व गुरु बनने के जो हमारे पैमाने हैं, मापदंड है, उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो पहला एक मापदंड आता है, अगर आप अखबारों का अवलोकन करते होंगे, साल में एक बार एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है कि विश्व में कौन सा देश का जो विकास का इंडेक्स है और उसका कुपोषणता का इंडेक्स है वो कितना है। और जब से मैं बात समझ पाया हूं, भारत 100 से नीचे नीचे रहता है। हमारा देश का स्थान 176 देशों में, विश्व में 176 के आसपास देश हैं। एक आध और नए जुड़ गए हो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि रोज रोज नए देशों का सर्जन होता रहता है। तो भारत का स्थान अभी भी 100 से नीचे ही आता है, यानी कि अभी भी हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है विश्व स्तर। तो हमें अगर बहुत अच्छी स्थिति में बनना है तो हमें अपनी मानवता का जो इंडेक्स है उसको हमें ऊंचा करना पड़ेगा, हमें स्वास्थ्य का इंडेक्स ऊंचा करना पड़ेगा, हमें आर्थिक रूप से संपन्न बनना पड़ेगा। तभी हम उन मापदंडों को पूरा करके आगे अपने देश के स्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस विषय को अपने विषय की तरफ लेके आने का प्रयास करता हूं कि मैं शासकीय विज्ञान संभाग में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूं, और हमारा प्रयास ये है कि हम अधिकांश से अधिकांश लोगों को शाकाहारी बनाएं और शाकाहार के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता को बढ़ाएं, उनके पोषण के स्तर को बढ़ाएं, उनकी आमदनी को बढ़ाएं, और गांव के स्तर पर अधिक से अधिक रोजगारों का सर्जन किया जा सके। ये 4-5 पहलू, क्योंकि मैं भी एक गांव की पृष्ठभूमि में पैदा होकर के कृषि शिक्षा प्राप्त करके पिछले 38 सालों से संस्थान में कार्यरत हूं, और मेरा किसानों के साथ विशेष प्रेम है, क्योंकि मैं किसान परिवार से पैदा होकर के कृषि शिक्षा प्राप्त करके किसानों की सेवा में लगा हुआ हूं। इसलिए मेरा संकल्प है कि मैं किसानों को कितनी अपनी सेवा, अपना ज्ञान प्रदान करके उनकी आर्थिक संपन्नता की ओर उनको आगे ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको अगर आर्थिक रूप से संपन्न होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे देश को अगर आप देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हमारे देश की कोई 67% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 33% लोग शहरों में रहते हैं। और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों से
लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। उसके कारण भी आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं होंगे तो गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे और शहरों में फिर शहरों का आकार बढ़ेगा। शहरों में आकार बढ़ेगा तो आपकी कृषि योग्य जमीन आवासों के रूप में या अन्य दूसरी सुविधाओं के रूप में ग्रहण की जाएंगी सरकारों के द्वारा, सेवाओं के विकास के लिए, सुविधाओं के विकास के लिए। अगर हम दूसरे क्षेत्रों का मूल्यांकन करें, फसल उत्पादन एक क्षेत्र है, पशुपालन एक है, मत्स्य पालन है, पशुपालन के साथ या दूसरे हमारा बागवानी है, ये कृषि को मिलाकर के सारा एक समग्र इकाई के रूप में कृषि को देखते हैं। लेकिन कृषि के जो विभिन्न अवयव हैं उनमें बागवानी का जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये अधिक उपज देने वाली फसलें हैं, कम समय में तैयार होती हैं और हमारा उनकी मांग हमारे देश में बराबर बढ़ रही है और उनके बहुत सारे मूल्य संवर्धन के अवसर भी उनमें है। निर्यात की भी बहुत संभावनाएं हमारे देश से है। और अभी हाल में सरकार ने जो कई सारे फैसले लिए, जैसे कि उसमें प्राकृतिक खेती के रूप में ऑर्गेनिक खेती, साग भाजियों की ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए एक बहुत बड़ी अवसर है कि हम अपने देश में अगर हम कार्बनिक खेती अपना करके और हम कार्बनिक खेती के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद करें तो हम अपने लोगों को, शहर के लोगों को और उनका मूल्य संवर्धन में और उनको निर्यात करने की अपार संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है कि हमें प्राकृतिक उत्पाद मिलेंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा विश्व का राष्ट्र है जिसके अंदर भौगोलिक विविधता इतनी अधिक है। हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे पास मृदु क्षेत्र है जहाँ पे तापक्रम गर्मी के मौसम में 52-55 डिग्री चला जाता है, न्यूनतम वर्षा 150 मिलीमीटर तक होती है। हमारे पास समुद्री क्षेत्र है, हमारे पास पठार है, हमारे पास समतल क्षेत्र है। तो सब प्रकार की जलवायु हमारे पास है, इसलिए सारी दुनिया भारत की तरफ देखती है। अगर दुनिया की मांग की आपूर्ति कर सकता है तो भारत कर सकता है। और अगर हम कार्बनिक उत्पाद की तरफ अग्रसर होते हैं तो हमारे लिए ये नए आयाम होंगे। झारखंड सब्जी उत्पादन में अग्रणी रहा है। जब मैं यहाँ संस्थान में आया तो हम पढ़ते थे कि अगर अगेती मटर की खेती कहाँ होती है, सबसे ज्यादा अगेती मटर की खेती पहले झारखंड में रांची के आसपास होती थी। ये एक ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता था बच्चों से कि अगर अगेती मटर आती है तो देश में कहां से आती है। वो आती थी झांसी, रांची के आसपास के क्षेत्रों में मटर की अगेती खेती की जाती थी। फ्रेंच बीन की खेती कहां से होती है, सबसे ज्यादा फ्रेंच बीन आपके क्षेत्रों से आती है। तो ये आपका क्षेत्र आज भी नहीं है कि आपका राज्य अग्रणी रहा है, उसकी एक अपनी विशेष पहचान रही है। और मैं कार्बनिक खेती की तरफ इसलिए आपको अग्रसर करने का प्रयास करना चाहता हूं कि कार्बनिक खेती में झारखंड को ज्यादा अधिक अवसर है। आपकी जमीन, अभी आपकी मृदा, आपका वातावरण खादों के ज्यादा संपर्क में नहीं आया है, कीटनाशकों के ज्यादा संपर्क में नहीं आया है, खरपतवारनाशी आपके यहाँ ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आए, इसलिए आपकी जमीन, आपका पानी आज भी काफी हद तक सुरक्षित है। अगर ये सुरक्षित है तो उसको हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है और उसको सुरक्षित रखते हुए हमें कार्बनिक उत्पादन की तरफ अग्रसर होने की अपार संभावनाएं मुझे झारखंड राज्य में दिखाई देती है। और आप इस कार्यक्रम के बाद जब हमारी इकाई को देखने के लिए जाएंगे, हमने किसानों के, विद्यार्थियों के लिए, आगंतुकों के लिए एक तुलनात्मक प्रदर्शन लगाया है जिसमें हमने सब्जियों की कार्बनिक खेती को एक तरफ दिखाया है और अकार्बनिक तरीके से खेती को कैसे किया जा रहा है उसको दिखाया है। आप मेरी बात पे विश्वास तब करिएगा जब आप अपनी आंखों से देख करके आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ऑर्गेनिक रूप से अगर हम सब्जियों का सर्दी के मौसम में उत्पादन करते हैं तो कितनी सारी सब्जी फसलों को आप निश्चित रूप से ऑर्गेनिक रूप से उत्पादित कर सकते हैं। और उनके उत्पादन का जो स्तर है, आप खेत में फसलों की वृद्धि, उनके विकास को देख करके आपको विश्वास होगा कि ये संभव है। प्रारंभ में मुझे भी ये निसंदेह, मुझे भी डाउट होता था, संदेह होता था, क्या हम कार्बनिक खेती अपना करके उतना ही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जितना हम अकार्बनिक तरीके से, हम रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के इस्तेमाल को करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी फसलों में हमने देखा है कि हम कार्बनिक
खेती के माध्यम से अकार्बनिक खेती की तुलना में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं और उससे हमारी लागत कम होगी। जब खेती में लागत कम होगी, उत्पादन बराबर होगा या उससे अधिक होगा, तो हमें लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो वास्तविक रूप में किसान है, आप लोग इस बात से भी सहमत होंगे, निरंतर कृषि के अंदर लागत बढ़ रही है, उस हिसाब से कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है। और बागवानी फसलें तो बाजार आधारित फसलें हैं, इनमें तो कोई सपोर्ट प्राइस भी नहीं होता। जैसे गन्ना है, तिलहन है, दलहन है, इनके अंदर तो सरकार प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और उसके ऊपर उनका खरीद फरोख्त करती है। लेकिन बागवानी फसलों में तो सरकार किसी भी फसल में नारियल को छोड़ करके अन्य किसी फसल में भी सरकार का न्यूनतम प्राइस देने का प्रावधान नहीं है। तो हम बाजार आधारित खेती करते हैं। अगर हमारी कृषि में लागत बढ़ेगी, हमारा उत्पादन कम होगा, तो हमारी लाभ कम हो जाएगा। तो हमारा यह कि उत्पादन लागत को कैसे कम करना है, उत्पादकता को कैसे बढ़ाना है। जब हमारा लाभ खर्चा कम होगा, हमारी लागत कम होगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, तब हमें लाभ की संभावना होगी। बहुत सारे लोगों के मन में शंका भी आती है कि क्या कार्बनिक उत्पाद बाजारों में लेने के लिए इतने ग्राहक हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शहर का हर व्यक्ति ऑर्गेनिक दूध पीना चाहता है, ऑर्गेनिक सब्जी लेना चाहता है, ऑर्गेनिक दाल लेना चाहता है, ऑर्गेनिक तेल खाना चाहता है, क्योंकि लोग बीमारियों से त्रस्त हो गए हैं और आने वाले समय में इतनी सारी बीमारियां बढ़ने वाली हैं। अगर हम इसी दिशा में बढ़ते रहे तो जितना हम उत्पादन करके पैदा करेंगे, आमदनी बढ़ाएंगे, उतनी हम अस्पतालों में इलाज में खर्च करते जाएंगे। तो ये हम सबके सामने एक प्रश्न है कि हमें कौन सी व्यवस्था का विकास करना है। हमें स्थायी विकास की तरफ जाना है या उस तरह के विनाशकारी विकास की तरफ जाना है, जहां एक तरफ हम मेहनत करके पैसा कमाएंगे और दूसरी तरफ शहरों में आके, अस्पतालों में आकर के अपना इलाज कराएंगे और उसको बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करेंगे। तो ये हमारे सबके सामने एक विकल्प है कि हमें कहाँ जाना है। इसका हमें निर्णय लेना होगा कि हमें किस दिशा में अग्रसर होना है। तो मेरा मानना है कि हमें प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, स्थायी खेती की तरफ अग्रसर होने की आवश्यकता है। तो आप आज हमारा प्रदर्शन देखेंगे तो आपको विश्वास होगा कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, मूली, सलजम, ये सारी हमने किस्में वहां पे लगाई हुई हैं। और आप देखेंगे कि जो किस्म हमने कार्बनिक में जिस देश में उनकी बिजाई की, रोपाई की, दोनों तरफ एक ही प्रकार की प्रक्रियाओं को अपना एक ही दिन में लगाया गया, एक ही अंतरण रखा गया। लेकिन जो हमने उसमें कार्बनिक में क्या क्या दिया, कार्बनिक खेती में हमने क्या क्या दिया, उसको देख करके आप फसलों की वृद्धि विकास को देख करके आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप इसके लिए अग्रसर होंगे। हर व्यक्ति शहर का आज कार्बनिक उत्पाद की मांग करता है, लेकिन उतने उपलब्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारी सब्जियां, बागवानी फसलें ज्यादा पेरिशेबल हैं। तुड़ाई होने के बाद वो कम समय तक ही बिक्री योग्य रहती हैं या उनकी बिक्री की वैल्यू कम हो जाती है अगर उनकी चमक दमक कम हो जाती है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई उत्पादन करना तो एक बात है, उत्पाद को किस प्रकार से आप बाजार में बेच सकते हैं वो एक अलग क्षेत्र है और उसके माध्यम से हम अपना, चाहे उसको वैल्यू एडिशन कहें, चाहे हम मिनिमल प्रोसेसिंग कहें या हम बेहतर पैकिंग करें, ग्रेडिंग करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे भिंडी होती है, भिंडी हम देखते हैं यहाँ पे काफी मात्रा में हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भिंडी पैदा होती है। किसान भिंडी तोड़ने का समय होता है दोपहर के बाद, तो दोपहर के बाद भिंडी की तुड़ाई करता है क्योंकि शाम तक वो तुड़ाई पूरी करता है, रात भर रख के सुबह उसको मंडी में लेके जाता है। हमने देखा अधिकांश किसान भिंडी को छोटी बड़ी कीटग्रस्त सबको तोड़ करके इकट्ठा ही करता रहता है और उसको जैसे तुड़ाई होती है बोरों में भरता है, बोरों में भर के उसको बाजार के लिए तैयार करता है। तो उसके ऐसा करने से उसके मूल्य में कमी आती है। तो हम किसान भाइयों कहते हैं कि जब आपने उत्पादन किया है तो आप मिनिमल प्रोसेसिंग अपने खेत के ऊपर करिए। आप तुड़ाई करने के बाद उनका एकदम से छायादार जगह में रखिए, ढेर बनाइए, छोटे छोटे ढेर बनाइए, बड़े बड़े ढेर मत बनाइए, सीधे बोरों में मत भरिए। क्यों नहीं भरिए? क्योंकि दिन का तापक्रम अधिक होता है। जब भिंडी गर्म होती है, आप बोरों के अंदर भरते हैं, उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, तो उसकी श्रिंकेज बहुत तेजी से होता है और सड़ने की संभावना बाजार तक जाते जाते बढ़ जाती है या उसके रंग में, आकर्षण में कमी आ जाती है। तो अगर हम
अपने खेत में उसका मिनिमल प्रोसेसिंग कर लेते हैं, छोटी भिंडियों को अलग कर देते हैं, कानी भिंडी को अलग कर देते हैं, बड़ी भिंडी को अलग कर देते हैं, और बाजार की जो मांग है, पसंद है ग्राहकी, उसके आधार पर उसका अगर हम श्रेणीबद्ध करके छटाई करके उसको अलग तरीके से बेचते हैं तो उसके ज्यादा मूल्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम बोलते हैं मिनिमल प्रोसेसिंग। ऐसे ही आप बहुत सारी सब्जियों में देखिए, आलू पैदा करते हैं या मटर पैदा करते हैं। मैं बाजार से अपने घर के लिए सब्जियां खरीद के मैं स्वयं लाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मदर डेयरी के ऊपर में जो मटर मिलती है वो श्रेणीबद्ध की हुई नहीं होती है, जबकि अपेक्षा की जाती है कि मदर डेयरी के ऊपर जो सब्जी मिलनी चाहिए वो ग्रेडेड सब्जियां मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें 30%, कई बार 30% तक की फलियां बिना दानों की होती है, छोटी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो उसका आकर्षक मूल्य कैसे मिलेगा? तो अगर हमें आकर्षक मूल्य लेना है तो हमें उसका श्रेणीबद्ध करना है, उसका फार्म के ऊपर ही हमें मिनिमल प्रोसेसिंग करके बाजार के अंदर लाना है। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने। दूसरा, आपको जो है कौन सी सब्जियों को करना है, आपको यह अध्ययन करना पड़ेगा कि उन सब्जियों को आप उगाइए जिनकी बाजार में मांग है। अब आप कहेंगे बाजार में तो लगभग सभी सब्जियों की मांग है, भिंडी की भी है, मटर की भी है, मूली की भी है, पत्तेदार सब्जियों की भी है, सभी की मांग है। तो मांग के अनुरूप आपको पैदा करना है। जिस प्रकार की सब्जियों की मांग है, दिल्ली में क्या मांग है, कलकत्ता में क्या मांग है, मुंबई में क्या काम है। अभी आप देखते हो भिंडी आ रही है बाजार, 99 रुपए किलो है भिंडी। आप बोलिए कहां से भिंडी आ रही है? अभी आप बताइए कहां से भिंडी आ रही? झारखंड से तो नहीं आ रही, बिहार से नहीं आ रही, बंगाल से नहीं आ रही, यूपी से नहीं आ रही, हरियाणा पंजाब से नहीं आ रही, कहां से आ रही? हमारे देश में उत्पादित हो रही। सूरत के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, ब्यारा बोलते हैं, ब्यारा का क्षेत्र, हजारों हजार एकड़ में भिंडी की खेती पूरे साल होती है और पूरे देश को भिंडी की सप्लाई होती है। तो जो पहले ये कल्पना थी, ये सोच थी कि हम सब्जियों को दूर स्थान पर नहीं भेज सकते, वो बात अब समाप्त हो गई, क्योंकि हमारे पास यातायात के साधन का विकास हो गया, हमारे पास रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटीज का विकास हो गया। तो उसके माध्यम से हम अपनी सब्जियों को दूरस्थ स्थानों पे भेज सकते हैं। और जब जो किसान अब भिंडी पैदा कर रहा है, 99 रुपए किलो अगर भिंडी मदर डेयरी बेच रही है, अगर 50 रुपए भिंडी पे मदर डेयरी बेईमानी करके कमा रही होगी तो 40 किलो प्रति के भाव किसान को भिंडी के निश्चित रूप से ब्यारा में किसानों को मिल रहे हैं। तो आपको देखना है कि मांग कब है, कहां है, देश के कौन से कोने में है, और क्या हम ट्रक लोड सब्जियां वहां भेज सकते हैं, क्योंकि वहां से ट्रक के ट्रक दिल्ली की तरफ को कूच करते हैं। अब अगर आपके पास 2-4 कुंटल सब्जी है तो उसको तो भेजने में बहुत लागत आ जाएगी। जब लागत ज्यादा होगी तो आपको फायदा नहीं होगा। तो यहाँ फिर आवश्यकता है कि आपको समूह निर्माण करने की आवश्यकता है। आप किसान एफपीओ का गठन कर सकते हैं, आपस में आप समूहों का निर्माण करके अपने क्षेत्र विशेष में कौन सी फसल सब्जी की हो सकती है, किसकी मांग हो सकती है, मटर की अगेती मांग हो सकती है, या भिंडी की मांग हो सकती है, या बैगन की मांग हो सकती है, या परवल की मांग हो सकती है। ऐसे अब मिट्टियों का हालत हो गया। तो ये मिट्टियों का हीमोग्लोबिन है, आप इसको बढ़ाओ। दूसरा, ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या कहता है कि आपकी मिट्टियों का लगभग 3 साल में एक बार जरूर जांच कराएं। वो जांच से क्या है, अब देखो आप लोग तो सब बोलते हो, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना अपन, तो सुबह से शाम तक की स्टोरी सब बता देते हैं कि साहब सुबह खाना नहीं खा पाया, मेरा डाइजेशन सही नहीं है, वॉमिटिंग हुआ, इतना फीवर हुआ, सब कुछ कहानी बताते हो ना। फिर भी डॉक्टर क्या करता है, आपको 1, 2, 3 टेस्ट लिख देता है कि जाओ पहले टेस्ट करा के आओ, फिर आपको दवा दी जाएगी। क्या हमारी मिट्टियां बोलती हैं? भाई आप खेतों पे जाते हो, कभी सुनिए उनकी आवाज? लेकिन फिर भी आप उसको चाहिए या नहीं चाहिए, आपको डाले जा रहे हो, केमिकल डाले जा रहे हो। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि इसको चाहिए कि नहीं चाहिए? वो टेस्ट से लगेगा। जब हम बोल रहे हैं, हम सब कुछ कह रहे हैं, फिर भी डॉक्टर आपको बिगर टेस्ट कुछ नहीं दे रहा। तो देखो मिट्टियों का टेस्ट इसलिए बहुत जरूरी है, वो तो कभी बोलती भी नहीं है। आप उसको अभी देखो, आप टेस्ट करा के आए, डॉक्टर ने दवा दी, फिर डॉक्टर बोलता है कि ये टेबलेट आपको सुबह लेनी है, ये 3 टाइम लेनी है, ये आधी लेनी है, बोलता है ना। आप क्या करते हो, फर्टिलाइजर का डोज बैग उठा के ये नहीं पूछते कि इसमें आधा बैग चाहिए, पूरा बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, आप तो बस डाले जा रहे हो। अब इससे क्या होता है,
पूरा जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो अपने पौधे नहीं ले पाते हैं, पौधे उनमें से बहुत कम ले पाते हैं। जैसे सपोज आपने यूरिया डाला तो यूरिया से 30 से 40% ही लेता है। आप डीएपी डालते हो, डीएपी से 15 से 20% ही लेता है। बाकी कहाँ रहता है आपका, या तो मिट्टी में रहेगा या एनवायरमेंट में रहेगा। कभी अच्छी बारिश हो गई तो पानी के साथ बह के जो अपने तालाब हैं उन तालाबों में चला जाता है। अब उनसे भी उनकी क्या होता है, गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो रही है, वो पॉल्यूशन होता है। अपन कहते हैं ना प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण ऐसे हो रहा है। तो इसलिए आपको देखो सीधी सी बात है, मिट्टियों में का टेस्ट कराओ। कितने किसान भाइयों ने कराई है मिट्टी का टेस्ट, कराया है आप में से? बहुत बढ़िया। अब देखो झारखंड की मिट्टियां हैं, सबसे पहला था उसका पीएच। हम लोग कहते हैं हमारे एसिडिटी हो गई, होती है आप सब लोगों के एसिडिटी? मिट्टियों में भी होती है, जैसे आप लोगों के एसिडिटी होती है, मिट्टियों में भी एसिडिटी होती है, और वो झारखंड की मिट्टियों में विशेषकर है। अब उसका निवारण आप पहले करोगे तो बहुत अच्छी पैदावार देगा। दूसरे होते हैं हमारे पोषक तत्व। टोटल कुल मिला के पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम क्या डालते हैं, या तो 1 2 3 से ज्यादा कोई कुछ नहीं डालता। अब वो पता है धीरे धीरे हम इतने अपने पूर्वज खेती करते आए और धीरे धीरे वो मिट्टी में से निकालते गए। क्योंकि आप जब फसल बोते हो तो आप डालो या मत डालो वो मिट्टी से लेता है। वो मिट्टी में जो रिजर्व है ना अपना पहले से जमा, वो ऐसे समझो जैसे पूर्वज अपने बहुत सारा बैंक में अपने लिए पैसा छोड़ गया, लेकिन अपन ने कमाया नहीं, बस निकालते गए निकालते गए। एक दिन बैंक क्या कहता है, अब आप बैलेंस नहीं है, आपका चेक वापस कर देता है। तो ऐसे अब मिट्टियों की हालत है, अब वो आपको देना बंद कर दी। तो इसलिए जो टेस्ट कराओ, और टेस्ट में जो कमी है, अब जैसे सूक्ष्म तत्व हैं उनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस ऐसा है जैसे आपके खाने में नमक। आपका खाना बहुत अच्छा है और नमक कितना सा चाहिए, और उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो क्या खाना खा पाओगे? तो ये 2-3 चीज बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा था, आप इनसे सीखो। और जो ज्यादा डिटेल के लिए हम बात करेंगे, समय का अभाव है तो